नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रवि ठाकुर लाहौल स्पीति के बागी विधायक भाजपा में गए और अपनी ज़मानत तक गँवा बैठे। कहीं न कहीं वो भितरघात हुआ उनके साथ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक मीडिया हाउस को और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बगावत क्यों हुई, बगावत में कितने लोग साथ थे और कौन लोग कितने विधायक बैक आउट कर गए। उनका कहना था कि हम 15 लोग साथ थे, कुल 3 निर्दलीय और बाकी 12 विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ थे और लेकिन 5-6 लोग बैक आउट कर गए और किन कारणों से कर गए, उनका यही कहना था कि हमारा मेन मकसद यही था क्रॉस वोटिंग का था ताकि हाई कमान को जगाया जाए और हिमाचल प्रदेश में वो नेतृत्व परिवर्तन करे। ये एक मंशा थी कहीं न कहीं, मुख्यमंत्री बदलने की मंशा थी। सुक्खू जी की को कुर्सी से हटाने का ये एक दाँव था। लेकिन कुछ लोग बैक आउट करके समय रहते स्थिति को सँभाल लिया गया और इन ये लोग कहीं न कहीं जो 9 लोग थे, ये भाजपा के चुंगल में फिर फँस गए और भाजपा मिशन राज्यसभा से मिशन ऑपरेशन लोटस की तरफ चल पड़ी कहीं न कहीं। हालाँकि यहाँ तक उनका कोई सोच नहीं थी, इरादा नहीं था लेकिन इरादे रातों-रात बदल दिए गए। और वो 6 लोग कौन थे जिन्होंने साथ छोड़ दिया अचानक और रवि ठाकुर ने एक बड़ा इशारा किया है कि ये लोग साथ रहते तो हमारा काम पूरा हो जाता, उनका ये कहना है। और उन्होंने अभी इनके नाम लेने से खुलासा करने से मना किया है कि कुछ निजी बातें होती हैं, कुछ गुप्त बातें होती हैं, उनका कहना है कि ये गुप्त बातें थी। लेकिन उन्होंने अभी भी कहा है कि खतरा बरकरार है। वहीं पे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में फिर से विधायक दल आस्था जताता है, एक प्रस्ताव पारित करता है। साथ ही एक प्रस्ताव और रखा जाता है। उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने सरकार गिराने की साजिश की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि अब जो 6 लोग उसी विधायक दल की बैठक में बैठे भी होंगे, उनको भी कहीं न कहीं एक मैसेज दे दिया गया कि अब आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वैसे भी 6 लोग जो सीएम सुक्खू के विरोधी थे, वो तो निकल गए। उसकी जगह 4 लोग उनके अपने आ गए हैं, उन्होंने खुद टिकट दिए हैं, उनके वफ़ादारों में माने जाएँगे वो, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ा ली है। लेकिन भाजपा फिर सीपीएस केस चला हुआ है, सीपीएस केस में भाजपा को उम्मीद है कि 6 लोग अयोग्य घोषित हो जाएँगे और वहाँ भी दोबारा उपचुनाव होंगे। तो कई चीज़ें हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता हैं, प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, च्यवनप्राश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो मैं प्रवीण जी, ये दाँव कहीं न कहीं जो एक बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकियों से भी बात हो रही है, ये दाँव कहीं न कहीं ये था कि हाईकमान 1 साल से उनकी बातें नहीं सुन रहा था, उनकी जो भी शिकायतें थी मुख्यमंत्री के प्रति, सरकार के प्रति, उसको जताने का ज़रिया उन्होंने क्योंकि हर्ष महाजन दूसरी तरफ से थे, कांग्रेस से ही गए थे, तो उनको जिताना और अभिषेक मनु सिंघवी को हराना क्योंकि उनके पास ये था कि हिमाचल के किसी नेता को अगर टिकट देती कांग्रेस तो हम साथ थे, नहीं तो हम बाहर हैं। एक मुद्दा रखा उन्होंने, क्रॉस वोटिंग भी हुई, एक कैंडिडेट को हेलीकॉप्टर से लाया गया, ठीक है? और टाई हो गया मामला। अगर वो नहीं आते तो सीधी जीत गई थी भाजपा और 6 लोग बैकआउट भी कर गए कहीं न कहीं। इरादा मुख्यमंत्री को हटाने का था, लेकिन उसके बाद तो मुख्यमंत्री कहीं न कहीं आप देख ही रहे हैं कि 4 विधायक उन्होंने और अपने शामिल कर दिए, अपना राजनीतिक स्कोर भी सेटल कर लिया और बागियों के हाथ कुछ नहीं आया। अब एक अगली तैयारी की बात की जा रही है। जी, जी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जैसे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वैसे ये जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, ये कभी ना कभी बाहर आते ही आते हैं। और ये जो 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, उसकी जो परतें हैं वो प्याज के छिलके की तरह एक-एक करके बाहर निकल आ रही है। और जैसा कि रवि जी ने कहा कि कुछ बातें गुप्त हैं, तो मेरा ये मान के चलिए कि ये बातें भी गुप्त रहने वाली नहीं है। ये जी, बातें भी एक-एक करके बाहर आएँगी कि आखिरकार इस पूरे षड्यंत्र को रचा किसने। हम लोगों ने अपनी पहले की जो डिबेट्स थी उसमें भी कहा कि ये बेसिकली सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं था, ये खेल था नेतृत्व परिवर्तन के लिए खेला गया। जी। और जिस तरह से उन लोगों ने दबाव बनाया था, वो सत्ता परिवर्तन कर सकते थे।
अगर उनके पास 27 लोग होते, 2/3 मेजोरिटी होती। परंतु कहीं न कहीं ये सिर्फ 15-16 लोग ही हो पा रहे थे। उसकी वजह से, और कांग्रेस में विशुद्ध रूप से ये 12 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं थी। तो शायद यही कारण था, ये दबाव बनाकर जो थे वो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते थे। इनकी बुरी किस्मत कहे या कांग्रेस की अच्छी किस्मत कहे कि ये जी, अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। और सुक्खू जी जो एक पिछले 1 साल से जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, जी, बहुत ढीले-ढाले रवैये से चल रहे थे, ऑफिसर्स के ऊपर पकड़ नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष था, दूसरा गुट जो है वो बहुत तेजी से मुखर होके सामने आ रहा था। उसके बावजूद बच गए कि 4 सीटें जीत गए, ये उनके भाग्य को ही कहा जा सकता है, और नो डाउट आज वो एक सशक्त मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उभरे हैं। परंतु क्या यही स्थिति रहने वाली है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। परंतु जहां तक मेरा अनुभव है, और जितना कर मैं कांग्रेस पार्टी के कार्य करने के तरीके को जानता हूँ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीके को जानता हूँ, तो मुझे फिर से लगता है कि फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर के ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो जी, कांग्रेस का आलाकमान है, उसकी प्रदेश सरकारों के लेकर जो थिंकिंग है, उनका हमेशा से ही है, कभी किसी प्रदेश सरकार में किसी मुख्यमंत्री को उन्होंने सशक्त रहने ही नहीं दिया है। उनकी नीति है कि वहां पे एक पैरेलल गुट हमेशा खड़ा रखे, ताकि मुख्यमंत्री हमेशा कमजोर रहे। अगर पहले जी, वीरभद्र जी थे, तो कभी उसको दूसरी तरफ को पंडित सुखराम जी इस गुट का नेतृत्व करते थे, कभी आनंद शर्मा जी करते थे, कभी विद्या स्टोक्स जी करती रही थी, या राजस्थान की जी, बात करें तो वहां पे कभी राजेश पायलट था। तो ये कांग्रेस आला कमान की नीति है, ये हमेशा टोस के ऊपर जो है मुख्यमंत्रियों को खड़े रखते हैं। जी, परंतु इस बार क्या था, इस बार जो है जो गुट असंतुष्ट था, वो कहीं ना कहीं आला कमान के पक्ष वाला गुट नहीं था। अगर आला कमान इस बात को सुन लेती, तो शायद जी, इस सिचुएशन में 27 फरवरी को नहीं पहुंचते। और ये आपकी बात अक्सर सच सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पक्ष में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक दिन राज्यसभा का सदस्य मिल जाएगा। और जी, अगर उनके पास ये 15-16 लोग होते, तो कब की सरकार गिरा चुके होते, अविश्वास प्रस्ताव ले आते, सरकार गिरा देते। परंतु उनको इस बात से ही संतोष था कि इनकी आपसी लड़ाई में हम लोगों को एक राज्यसभा का सदस्य मिल रहा है। तो मैं ये नहीं, कह जाहिर है सकता हूँ, समझौता भी यही था। हाँ, और मैं ये कह सकता हूं, ये सारा का सारा जो खेल था, ये हर्ष महाजन जी ने रचा, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई। और आज हालत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ये भीतरघात शब्द जरूर यूज कर सकते हैं, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के पास अब विरोध जताने का सिर्फ यही तरीका रह गया था। क्योंकि हम्म, कार्यकर्ताओं को लगता है, अगर नेता गलत कर सकते हैं तो हम क्यों बंधे रहे। तो इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आला कमान है, उनके गलत निर्णयों के खिलाफ जो है विरोध जताया है। अगर इसके बावजूद भी नहीं संभलेंगे, तो यही परिस्थितियां नालागढ़ में भी देखने को मिलेगी, देहरा में भी देखने को मिलेगी, और हमीरपुर में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप बहुत दिनों तक कार्यकर्ताओं की गर्दन को दबा के नहीं रख सकते हैं। जी, ये जो है, चलिए, ये सारा मामला जो है वहां पर है। और दूसरी बात जो है, अब सुक्खू के लिए अगर हम लोग कहें, तो नो डाउट कि सुक्खू जी के लिए परिस्थितियां थोड़ी आसान हुई है। परंतु उनको अपने काम करने के ढंग को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से उनके समर्थक विधायक अगर मीटिंगों में उन 6 लोगों के प्रति फिर से इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो आज नहीं कल ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो खुल के खड़ा होता ही होता है। जैसे बिल्ली को अगर आप लास्ट में एक कोने तक लेके जाओगे, तो बिल्ली आपके ऊपर आक्रमण करेगी। यही सिचुएशन अगर उनके समर्थक विधायक पैदा करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। फिर आदमी इस बात की चिंता नहीं करता है कि मेरा क्या होगा, तो उसके बाद वो दूसरे को गिराने पर आ जाता है। जी, चलिए मनमोहन जी जुड़े हमारे साथ। मनमोहन जी, ठीक है, आप 4 उपचुनाव जीत गए, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा अभी भी आशावान है। उसको लगता है कि जो मिशन एक राज्यसभा से क्रॉस वोटिंग से शुरू हुआ, वो कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार के खात्मे तक पहुँच सकता है। और अभी सीपीएस के मामले 3 चल रहे हैं, एक में डिसीजन रिजर्व है।
2 पे सुनवाई चल रही है, वो भी चंद दिनों में आ जाएगा। आशावान है भाजपा कि कुछ होगा। वहीं रवि ठाकुर जी ने कहा कि हम 15 लोग थे, 9 बगावत कर गए, लेकिन 6 लोग कहीं न कहीं बैक आउट कर गए, क्योंकि परिस्थितियों को सँभाल लिया गया। दिल्ली से हाईकमान आया और परिस्थितियों को सँभाल लिया। अभी भी वो 6 लोग आपके बीच में हैं और 6 अगर सीपीएस कुछ ऐसा डिसीजन आ जाता है या भविष्य में कुछ होता है, तो 12 लोगों का इकट्ठा झटका लग सकता है। प्रवीण जी ने कहा, नाराज़गियाँ मुख्यमंत्री को सबकी दूर करनी होगी, कार्यशैली में बदलाव करना होगा। तो क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्योंकि अभी तक का जो 15 माह का कार्यकाल है, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। मेरा मानना है कि जो बात रवि ठाकुर जी ने 2-3 दिन पहले कही है मीडिया में कि हमारे साथ इतने लोग थे, इतने लोग थे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि रवि ठाकुर जी के लिए वो जो कहावत हमने बचपन में सुनी थी कि किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पहले आप ही खुद गिरते हैं। वो चरितार्थ हुई है इन लोगों के लिए जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करके, पार्टी को छोड़ के जिन्होंने सोचा था कि हम नया सपनों का महल बनाएँगे और लालच बुरी बला है जो बचपन में हमने पढ़ा था उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने अपना खो दिया है। और अब जब चिड़िया खेत चुग गई है तो रवि ठाकुर जी नई-नई बातों को जोड़ के मीडिया में के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और लाइमलाइट में रहने की मेरा मानना है उनकी एक योजना है, लाइमलाइट में आने की और मीडिया में बने रहने की। और जो उनका कैरियर कहीं न कहीं मेरा मानना है कि खत्म हो गया एक तरह से, उस कैरियर को फिर से ज़िंदा रखने की कोशिश मात्र है और पूरे हिमाचल के लोगों ने जो आशाएँ आपने कहा भाजपा ने पाल रखी हैं, उन आशाओं के ऊपर एक पट्टा लगाने का काम किया है। उन आशाओं को रोकने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार को जो हिमाचल की जनता ने बनाया, बड़े भावनाओं को लेके भावनाओं से प्रेरित होके जनता किसी सरकार को चुनती है और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश इन 6 लोगों ने की और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ और भी लोग हैं, सपने देखना अच्छी बात है और अब ये लोग घर में क्योंकि अब लोग इन लोगों को फ्री कर दिया है लोगों ने, तो घर में बैठ के सपने देखें रवि ठाकुर जी को यही कहना चाहूँगा। और एक बड़ी बात कहना चाहूँगा रवि ठाकुर जी के लिए कि रवि ठाकुर वो व्यक्ति हैं जिनका अगर कैरियर बना है, अगर वो विधायक बने हैं तो कारण मात्र यही रहा कि वो कांग्रेस की बड़ी नेता लता ठाकुर के बेटे थे। उनको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि जिस पार्टी के कारण उनका नाम, उनके परिवार का नाम था, उसके साथ उन्होंने गद्दारी की है और अब इस तरह की बातें करके, इस तरह का भ्रम फैला के वो क्या साबित करना चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। दूसरी बात आपने जो रखी है कि भाजपा की आशाएं अभी भी बाकी हैं। भाजपा आशाएं रखें, आशाएं मुबारक हैं भाजपा को, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही, हमने जो गारंटियां दी थी, जिनके ऊपर बार-बार भाजपा के लोग उंगली उठाते रहे हैं, उन गारंटियों को पूरा करने की तरफ कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जिसको ये गिराना चाहते थे भगवान ने और देवी देवताओं की धरती ने उनका साथ दिया है, हमारी सरकार का साथ दिया है और निश्चित तौर पे ये सरकार 5 साल चलेगी। और आपने कहा सीपीएस की बात आप बार-बार कह रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे देश में भाजपा की जहां सरकारें रही उन्होंने भी सीपीएस कहीं ना कहीं बनाए हैं और इसके ऊपर कानून जो 2006 में आपने कहा बनाया हुआ है, पहले उस कानून को निरस्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की बात की जा सकती है। और बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले जो 3 विधानसभा के चुनाव है उसमें भी कांग्रेस को जिताने का काम करेगी, ये भी आपके समक्ष कहना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है भाजपा की सोच से, भाजपा की वैचारिक जो उनका तरीका रहा है अभी पिछले दिनों में, उससे पूरी तरह से नाराज है भाजपा का कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता काम नहीं करता, मैं बार बार कहता रहता हूँ आपके चैनल पे, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जब कार्यकर्ता काम नहीं जी, करता तो निश्चित तौर पर उसको जी, हार देखनी पड़ती है। जी, कटोच जी, लेकिन इन बागियों का मकसद सरकार गिराना कभी नहीं रहा था पहले, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तब भी किया कि हाईकमान नहीं सुन रहा था, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह बेबस थी, उनके पास बात की गई, पार्टी प्रभारी से बात की गई और हाईकमान के नेताओं से बात की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो राज्यसभा का चुनाव ऐसे मौके पे आया और उधर हर्ष महाजन जी इन्हीं के बीच से गए हुए लोग थे।
नेता थे भाजपा में। तो इन्होंने सिर्फ एक अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग के जरिए हाईकमान के कान खोलने की कोशिश की योजना बनाई थी, जिससे बाद में कहीं ना कहीं ये भाजपा के चुंगल में फंस गए। तो अभी भी जो 6 लोग हैं, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक में ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित करना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बार-बार आशाएं क्यों जताई जा रही हैं? क्राइसिस आया तब ठीक था, लेकिन अब तो कोई क्राइसिस नहीं है मनमोहन जी। पॉलिटिकल सुनिए, मेरी पहले प्रश्न ले लीजिए आप। क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस आज की डेट में कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, भाजपा दावे करती रहेगी, आएंगे कल को जो भी है। उसके साथ ही एक प्रस्ताव पारित करना पड़ रहा है कि सरकार गिराने में शामिल लोग जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, कहीं ना कहीं वो जो 6 लोग बीच में बैठे थे कांग्रेस के विधायक दल में, उनके कान खोलने की कोशिश थी, उनको वार्न करने की कोशिश थी। ये कोशिश इसलिए की गई है। जी मनमोहन जी। देखिए, स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हो, अगर लगता है कि इसमें कोई ना कोई बागी हो सकता है, जिस तरह से पहले हुए 6 लोग और जिस तरह से उन्होंने गद्दारी की है, आने वाले भविष्य में पार्टी मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि अगर कोई गद्दारी करता है तो सख्त से सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी यानी पार्टी, अपने खतरा परिवार में बरकरार है, बगावत का अभी भी बगावत की गुंजाइश कांग्रेस विधायक मेरा दल में मानना है है। कि परिवार में मुखिया हमेशा अपने परिवार को समझाता है कि देख लो, जो गलती पिछले लोगों ने की है उनको क्या सजा मिली है, और आप ऐसी गलती ना करें। आप संगठन के साथ जुड़ते रहें, आप तमाम लोग संगठन और पार्टी को, की सरकार को मजबूत करने के लिए कार्य करें और लोगों के लिए काम करते हुए आप सरकार को मजबूती के साथ भविष्य निर्माण की ओर आगे बढ़े, यही कहना चाहूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री ने भी यही कहा होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी यही कहा होगा। रही बात उनकी सोच क्या थी, क्या नहीं थी, उनके क्या संबंध पंचकुला से जुड़े हुए हैं, अखबार और मीडिया के माध्यम से भी आपके समक्ष आ रहा है, और धीरे धीरे सारी परतें खुलेगी कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या लेन देन हुआ, या क्या उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, ये जल्द ही आपके सामने आएगा। पंचकुला से क्या संबंध थे, मुख्यमंत्री खट्टर के सलाहकार वहां क्या कर रहे थे, ये सारी बातें आपके सामने। जी जी, चलिए प्यार सिंह जी जुड़े हैं। प्यार सिंह जी, भाजपा आपके नेता प्रतिपक्ष दावे करने से बाज नहीं आते, अभी भी दावे कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। सरकार ज्यादा अपना मजबूती दिखा रही है, मुख्यमंत्री सुक्खू जी और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जो 6 विधायक उनके खिलाफ थे और बाहर कर दिए गए, और उसकी जगह 4 तो ले आए। 2 का लॉस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोग तो ले आए वो। तो भाजपा ने क्या खटा और क्या अब आगे फिर से दावे किस आधार पे कर रही है भाजपा, ये सरकार नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे चर्चा आपने शुरू की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि हमारा काम क्या है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी को 5 वर्षों के लिए हिमाचल की जनता ने बहुमत दिया, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता, जो उन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए सत्ता में लाई। मगर जिस तरह से आपने कहा है कि रवि ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि असंतोष हो गया पार्टी में लोगों की सुनी नहीं गई, 40 विधायकों को नहीं संभाल पाए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जहां तक विकास की बात करते हैं कि क्या काम किया, वो सबके सामने है। केवल जनता की उम्मीदों को पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने पिछले 16 महीने में किया है। यह ठीक है कि उन्होंने सत्ता को जैसे कैसे बचा के रखा है, मगर इससे प्रदेश की जनता को क्या प्राप्त हो रहा है? हमारा सरोकार केवल इतना है, भारतीय जनता पार्टी का सरोकार इतना है कि हम जो जनता से प्रदेश सरकार ने वायदे किए हैं उनको वो पूरा करे। अन्यथा दिखती बात है, जब वो अपने 40 लोगों को नहीं, विधायकों को संभाल पा रहे हैं, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गलत नहीं कह रहे कि सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है कि जब दमन की राजनीति से कभी भी समाधान नहीं हुआ करता। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को केवल, मैं भी मानता हूं और आप सारे, मुझे लगता है सभी लोग हमें सहमत होंगे कि केवल एक चेतावनी मात्र के लिए उन्होंने माननीय जो सांसद इनके थे, प्रत्याशी थे, उसके विरुद्ध वोट दिया। मगर किस तरह से सुखविंदर सुक्खू जी ने इसको मौका देखा कि इनको, विरोधियों को यहीं खत्म कर दो, और उसी दिन इनके ऊपर निष्कासन की तलवार लटका दी और दूसरे दिन निष्कासित भी कर दिया। तो वो क्या करते? उनके पास चारा क्या था? या तो वो चुनाव में जाना था, जब विधायकी से निकाल ही दिया, चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है? अगर इसमें 15 भी थे या 10 थे या 12 थे, जो भी लोग हैं, तो अगर ये सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है,
कटोच जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को पंचकूला में या कोई दिल्ली में, भाई वो आपके विधायक थे, वो हमारे तो थे नहीं। अगर आप उनको संभाल नहीं पाए तो वो आप कारण है। आज स्थिति ये है, सरोकार ये है कि अभी सत्ता हो गई, सरकार में चुनाव हो गया और इनके दो विधायक और एक सांसद कम हो गए, मगर संभलने के बजाय केवल गरूर की राजनीति करना और ये बताना कि हम संभाल लेंगे, हमारे में बड़ी सक्षमता है। काहे की सक्षमता है जी? इन्होंने 3 दिन पहले एक नियुक्ति करी है, कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं बस, कि अपने मित्रों को खुश कैसे रखना है, विरोधियों को दबाना कैसे है। इससे मुझे लगता है देवभूमि में ऐसी रिवायत नहीं है। देवभूमि में लोग जानते हैं, आपको 1 लाख रोजगार देने हैं तो देने हैं, आपने कहा है। आपको 300 यूनिट बिजली देनी है, आपको देनी है। आप कितना झूठ बोल लोगे? आप महिलाओं को 1500 की बात कही है, आपने कही है, आप उसको पूरा करें प्रत्येक महिला को। ये नहीं है कि 20 में से 1 को मिलेगा, उसका लाभ कोई होने वाला नहीं। तो ये सत्ता बचाने के लिए जो प्रयास, जो सत्ता बचाने के लिए, जी ठीक है, सत्ता तो बचाई जाएगी, वो सत्ता की लड़ाई तो है ही है, चुनाव सत्ता की लड़ाई के लिए होता, बचाई जाएगी प्यार सिंह जी। लेकिन नहीं बचाई जाएगी, जो आपने दो विधायकों से कुनबा बढ़ा भी लिया है, इसका लाभ तो कोई होता दिख नहीं रहा कहीं ना कहीं। नहीं, हमें लाभ ना हो, मगर कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ हुआ है? उनके तो 2 विधायक कम हुए हैं ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी को हम तो नहीं चाहते। नहीं कंवर जी, कांग्रेस पार्टी को लाभ नहीं हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लाभ हो गया है। जो विरोधी पार्टी के अंदर उनके थे, वो आपकी एक कोशिश के कारण निकल गए, और जो अभी कुछ हैं भी हैं, वो अब थम के बैठ गए हैं, और इसीलिए शायद विधायक दल ने प्रस्ताव पारित किया कि कार्रवाई की जाए। इसलिए अब कोई बगावत की बात दोहराएगा नहीं, उसको दबाने की कोशिश उन्होंने कर दी है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, ये कारण यही है कि मुश्किल में है सरकार, और कब यह संतोष और बढ़ जाए वो उसको बचाने का प्रयास मात्र है, मुझे ये लगता है। और जहां तक चुनावों की बात है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत ये है कि जो सरकार जो जनता को बचाने का काम करना है, कल ये एक एएसआई की हत्या हुई है चंबा में, और एक हवलदार सिरमौर से गायब है। तो जो जनता को बचाने का काम करने वाली है पुलिस, उसी के ऊपर हमला हो रहा है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। मुझे नहीं लगता ये सरकार, मैं भी मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं। जी चलिए, मनमोहन जी जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, बड़ा हंसी भी आती है, और बड़ा बड़े भाई ने जो कहा अभी कि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो इस तरह की राजनीति नहीं सिखाती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एकदम से हेलीकॉप्टर आना, सीआरपी के लोग आना, एकदम से पूरी भाजपा का तंत्र हरियाणा से लेके दिल्ली तक शामिल हो जाना, अगर ऐसे लोगों को भी पार्टी निष्कासित ना करती तो क्या करती? 5 स्टार 7 स्टार होटलों में उनका ठहरना, वो उसका अरेंज करना भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा, अगर उनको निष्कासित ना मनमोहन जी वो देखिए, वो आपने देखा होगा, वो बातें बाद में शुरू हुई। ये कंडा घाट के एक होटल में बैठ गए सारे बागी, उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमें मना लिया जाएगा, हमें हमारी बातें रख दी जाएगी। लेकिन जब कोई बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि आपका हाईकमान अगले दिन पहुंचा यहाँ पे, उस दिन नहीं पहुंच पाया, और हाईकमान तब तक वो भाजपा के चुंगल में फंस चुके थे, उनको वो फिर अपने सेफ जोन में ले गए। वो कहीं ना कहीं देरी भी आपकी तरफ से जानबूझ के की गई कि नहीं, इनको निपटा ही दो। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई फंसा या नहीं फंसा वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी के प्रति कहीं भी वफादारी ना दिखाते हुए इन लोगों ने जो कदम इतनी जल्दी उठाए, और जिस तरह से भाजपा के हेलीकॉप्टर में सवार हुए, वो एक शर्मनाक बात है। एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं 30 साल से कांग्रेस की राजनीति में हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक मैं किसी सरकारी पद पे, किसी ओहदे पे नहीं रहा। तो क्या हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से सीखनी लेनी चाहिए? ऐसे लोगों को जिनको मंत्री बनने का मौका मिला, बार बार टिकट मिली, बार बार विधायक बने, बार बार ऊंचे पदों पे रहे, और हर तरह से ये सत्ता के क्लोज रहे, वो लोग अगर पार्टी छोड़ के भागते हैं तो शर्म की बात नहीं है उन लोगों के लिए। वो अपने मतलब के लिए, ये सबक था उनके लिए। मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेदों को अंदर बैठ के सुलझाया जाता है। भाजपा के हाथों की कठपुतली बन के और लेन देन करके जो भाजपा का हमारा
पूर्व मुख्यमंत्री कहे उसके मुताबिक रोज की रोज षड्यंत्र रच के अगर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की संस्कृति भाजपा पैदा करती है और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि गारंटियों को पूरा किया जाए, क्या इनके प्रवक्ता ने या भाजपा के कार्यकर्ता ने 10 साल पहले जो दिल्ली सरकार बनी है उनसे पूछा है कि 2 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी? उनसे पूछा है कि जो 15 लाख रुपए आएगा वो कब आएगा? उनसे पूछा है कि चलिए छोड़िए उन चीजों को, आज हमारा फोकस सिर्फ इतना ही। चलिए, मैं आस्था जी जुड़े हैं। आस्था जी आपको सुन रहे थे सबको। आस्था जी आपने सुन ही लिया कि फिर से रवि जी ने एक नई बात छेड़ दी है कि हम 15 लोग थे लेकिन कुछ बैकआउट कर गए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब बांध दिया गया तो बैकआउट उन्होंने करना उचित समझा, पार्टी में बने रहना उचित समझा। लेकिन अब भी दावे किए जा रहे हैं सरकार नहीं बचेगी। भाजपा विधायक दल की बैठक करती है, उसके बाद यही बोला जाता है कि ये सरकार नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी ये सरकार? आस्था जी, क्या कारण है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो स्पष्टवादी हूँ, घुमा घुमा के बातें नहीं करूंगा। जो इस डिस्कशन में ज्यादातर जहां से ये शुरू पूरा विवाद हुआ है वहीं से चलते हैं। मैं आपको सब दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी छोड़िए, मैं ये नहीं कहता कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हर दल में हर तरह के लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि हर्ष महाजन जैसे लोगों को जो चाणक्य बताते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, पॉलिटिकल सेक्शन है, कॉमन आदमी है, चाहे मीडिया है, ऐसे लोग किसी भी पार्टी में रहने नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो अंदर हर संगठन में ये समस्याएं होती है, ये बुराइयां होती है कि वहां पे कुछ लोग अपनी जिनमें मेरिट्स भी नहीं है वो भी चाहते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, जिनमें काबिलियत भी नहीं है, समझ भी नहीं है, उतनी परिपक्वता भी नहीं है, और लालच एक जो होता है या अहंकार। और जो भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी भी स्टेट में आप 40 छोड़िए, 10 लोगों के साथ भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 लोग एक ही आदमी को फॉलो करेंगे या उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे। वो पार्टी के निर्देशों के तहत सब कुछ करना पड़ता है। इनके खट्टर जी वहां से रिजाइन करना पड़ा तो उसके बाद सैनी जी आए, तो वो क्या खट्टर जी के लोग तो नहीं थे सबके सब उनके साथ, लेकिन एक अनुशासन दिखाया, सब लोग सैनी जी के साथ आज खड़े हैं। तो लेकिन हर्ष महाजन जी ने जब ये पूरी की पूरी प्लानिंग की होगी, उसमें सबसे ज्यादा इमेच्योरिटी भाजपा के लोगों ने के साथ साथ इन लोगों ने दिखाई। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, रवि ठाकुर जी की बातों में 99% सत्यता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने बच्चे थे कि 6 लोग अकेले जाने के लिए वो हो जाते। उनको पता था कि बड़ा कुनबा था ये। मेजोरिटी के साथ अगर दल भी बनाना था तो 2/3 के साथ जाना था बाहर। तो ये चीज तो क्लियर थी कि 6 के बावजूद भी सत महाजन जी तो जीत नहीं रहे, हर्ष महाजन जी तो जीत नहीं रहे थे, ना ही वो टॉस वाली स्थिति में आना चाहते थे। तो 100% संख्या ये थी। और 5 ऐसा नहीं है कि मनमोहन कटोच जी को मालूम नहीं है कि वो 6 लोग कौन है जो इनकी उसमें रह गए। लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस को के साथ साथ लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे नहीं पता, जो बात शर्मा जी प्रवीण जी बोल रहे थे कि वहां का कार्यकर्ता जो है वो नाराज हो गया, लेकिन जनता नाराज जरूर हुई कि ऐसे लोग जो दल बदल करके 1.5 वर्ष पहले ही जिस पार्टी से जिता करके टिकट पे आए, तो उन्होंने अपना रोष 4 जगह पे निकाला है। सुखविंदर सुक्खू जी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि उनके 4 लोग अपने अंदर आए हैं, 4 लोग अंदर आए हैं। ऐसा नहीं है, मुझे कहीं लगा नहीं कि भाजपा ने अच्छे से चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। तो अगर उसका एक परिणाम आपके सामने भी है कि अगर 2 सीटें भी आई है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए एक पॉजिटिव और चीज ये है कि जो सबसे ज्यादा उनके विरोध में वो थे, वो उनमें से वो तो दोनों, एक हार गए हैं, दूसरे धर्मशाला से जीत के आ गए। लेकिन सरकार पे मुझे नहीं लगता अभी तो कोई ऐसा खतरा इमीडिएटली होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जो अंदर के लोग हैं वो भी एक बार सोचेंगे जाने से पहले, क्योंकि जनता बहुत इस बात से दुखी है, एक गलत मैसेज गया है। और जैसी बात ये कह रहे थे कि जी वो कांग्रेस का, वो तो रीजन ही नहीं मैं मान सकता हूँ कि जी वो बाहर से सिंघवी जी आए थे तो जी इसलिए हम लोग नहीं दे सकते। जेपी नड्डा जी बहाना तलाश लिया था ना, बहाना तलाश लिया था कि हम लॉजिक देंगे। नड्डा जी को गुजरात से जैसे भेजा, तो क्या गुजरात के किसी भाजपा वाले ने इस्तीफा दिया कि ये आप हिमाचल से क्यों लाए, हमारा आदमी क्यों नहीं है? इसमें कोई हम ये कह रहे हैं कि बार बार चुनाव से
लोगों का, आम जनता का एक काफी बड़ा नुकसान होता है। डेवलपमेंट के काम फिर से देखिए, अभी दोबारा से बाई इलेक्शंस होने हैं, फिर से एक बार वो पटरी पे जो चल रही होती है सरकार के कामकाज, वो उतर जाएगी पटरी से रेल, और जो प्रोग्रेस जाहिर है ये ये अच्छा साल नहीं है। तो इसी में निकल गया। बिल्कुल। चलिए प्रवीण जी, जगत प्रकाश नड्डा जी आप यूनियन कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, फिर से वो पावरफुल मंत्री बन गए हैं, और इसी माह उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है भाजपा को। तो क्या अब जो ये ऑपरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये थम भी सकती हैं क्या, जब इतना बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पे होगा? नड्डा जी की भूमिका अलग हो जाएगी, उनकी प्रायोरिटी अलग हो जाएगी एकदम से। नड्डा जी की बात पे बाद में आता हूँ। 2 प्रश्नों के उत्तर जरूर देना चाहूंगा। एक तो बार जी बार कांग्रेस के प्रवक्ता के बात करते हैं कि हमारा कल्चर नहीं था। अरे भाई साहब, कल्चर तो आप ही लोगों ने लाया था। शांता कुमार जी को बर्खास्त कर दिया, और रमेश धवाला जी को किसने उठाया था? क्या वो गलत नहीं था? वो हर्ष महाजन जी आजकल इनके पास है। हाँ, दुआला जी कहते थे कि यार वाले। मेरी तो पिटाई भी कर दी हर्ष और महाजन जी ने, दूसरी तरफ भारतीय जब जनता बेचारे इनके पार्टी चुंगल वालों, से छूट के आए थे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वालों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं मित्रों की सरकार। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से पहले ये निर्णय लिया था कि कोई भी व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति जो है, उसको पार्टी के अंदर किसी भी पोस्ट पे नहीं लिया जाएगा, खासकर सरकार के अंदर। क्या हुआ? 9 मित्रों को आपने चेयरमैन बना दिया। तब मित्रों की सरकार नहीं थी क्या? मित्र हारे भी हुए थे 9 और लोगों भी को, था, बिल्कुल। और वो भी वो मित्र थे जो साथ में बीएड कॉलेज में थे। तब मित्रों की सरकार नहीं थी। अरे आर्ग्यूमेंट जी दीजिए वो दोनों तरफ को ठीक बैठे। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट मत दीजिए जो आपको खाने को आए। वहां तो पिछली सरकार में जितने भी लोग बने वो मित्र ही तो थे, और कौन थे? कार्यकर्ता तो दिखते ही नहीं थे वो। अब बात बिल्कुल। आती है कि जेपी नड्डा जी की, बहुत बहुत बधाई कि जेपी नड्डा जी बन गए। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि केंद्रीय हाईकमान जो है वो भी इस बात से चिंतित होगा कि जिस तरह की राजनीति 27 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में हुई है, वो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हुआ है। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले उनका मकसद सिर्फ एक राज्यसभा सीट निकालना था। बाद में सरकार गिराने पर जिस तेजी के साथ लगे, उससे सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। जो 1 महीने तक विधायकों को वहां रखा गया, फिर उनको लाया गया, उससे क्या फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को? अब 3 विधायकों का अगर फिर से उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया जाएगा, तो मैं ये नहीं कहता हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, परंतु कहीं ना कहीं जो एक भारतीय जनता पार्टी की छवि थी, खासकर हिमाचल प्रदेश में, पार्टी विद डिफरेंस, उस छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और इसका नुकसान भले ही आज देखने को ना मिले, परंतु लंबे समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज ये नुकसान इसलिए नहीं दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल। जिस दिन कहीं तीसरा विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, तो कोई भी किसी भी पार्टी के जो गलत निर्णय है, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है स्पष्ट रूप से उस पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। अगर आप चुनाव के नतीजों को देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जहां विधानसभा, लोकसभा क्षेत्रों में 15-15 हजार से जीती है, वहीं इन क्षेत्रों में चुनाव भी हार चुकी है विधानसभा की। तो इतना बड़ा अगर लोगों की सोच में अंतर है, लोग इतना अच्छे से सोच रहे हैं, तो मान के चलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में खतरे की निशानी है। और जी अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं तो यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई प्लान भी कर रही है, तो जैसा कि कंवर जी ने पहले कहा, कंवर प्यारचंद जी ने कहा कि 5 वर्ष का मौका मिला है, तो 5 वर्ष का मौका दीजिए। वो चाहे अच्छे चले, वो चाहे बुरे चले, अगर गिरते हैं तो उन्हें उनके भार से गिरने दीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रोल है जिम्मेदार विपक्ष का, और वहां पे सरकार की खामियों को जनता के सामने लेकर आना है, और जनता को क्या निर्णय लेना है जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक चुनी हुई सरकार को गिराना, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी चलिए। जाएगा। जी जी, चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी भाजपा के दावे चल रहे हैं कि सुक्खू जी की सरकार नहीं चलेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। बहुमत की सरकार थी, अल्पमत में लाने की कोशिश की गई, फिर से बहुमत में आ गई।
लेकिन अब पूर्व विधायक और बागी नेता रवि ठाकुर ने दावा किया है कि हम 15 लोग थे, लेकिन कुछ लोग बैक आउट कर गए। ये लोग अभी भी विधायक दल में शामिल हैं, बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, और सीपीएस मामले को बड़ी पैनी निगाह से देख रही है भाजपा की, इस पे कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए, हम फिर से तोड़फोड़ की शुरुआत करें। लेकिन जेपी नड्डा जी अब संगठन से सरकार में चले गए हैं, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, उनकी नीति क्या होगी, फिर दशा दिशा तय करेगी वो प्रदेश भाजपा की भी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या सुक्खू जी मजबूत हुए हैं भाजपा के इन हमलों के बाद, और कहा भी जा रहा है कि उन्होंने तो 4 और विधायक अपने शामिल कर लिए। जाहिर है विधायक दल के अंदर उनके समर्थकों की संख्या और बढ़ गई है। तो ऐसे अगर प्रयास किए जाते हैं तो वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।